हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी 11th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने मोनेरा जगत के बारे में और आरएचबी अटैक करके पाइप कैनन के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ ना। तो उसको पहला पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ प्रोटेस्टा जगत से। ठीक है, प्रोटेस्टा जगत से अगर मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो तो आपको कंटेस्ट याद रखना ही पड़ेगा। ये भी मेमोरेबल है और क्वेश्चन मार्क में आएगी आएगी है ना। सभी एक कोष की यूकेरियोट को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव विज्ञानी के लिए प्रोटिस्टा क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषी हो सकता है, वही दूसरे के लिए एक पादप भी हो सकता है। क्राइसोपाइटा, डायनोप्लेज, यूक्लिड, अपंग, कवक, प्रोटोजा इस पुस्तक के अंतर्गत किसके अंदर आ गए हैं? यानी क्राइसोफाइटा और डायनोप्लेजेट, यूक्लिनोइड, अपंग, कवक, प्रोटोजा, इसको किसके अंदर रखा गया है? इसको अंदर गया प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है। और प्रोटिस्टा के अंदर गया प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, है ना। तो इसमें है कि प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं? जलीय। यानी प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक संगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबंद कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाव पक्षभाव भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक कोशिका संलयन युग्मक जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। मतलब कि अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन करते हैं और युग्मक संलयन और जाइगोट बनता है इसके अंदर। अलैंगिक भी जनन करते हैं। ठीक है, युग्मक संलयन और जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक जनन करते हैं, है ना। अब फर्स्ट है इसका क्या? क्राइसोपाइटा। यानी किसका? यानी प्रोटिस्टा का फर्स्ट क्या है? क्राइसोपाइटा। इस समूह के अंतर्गत डाइटम और सुनहरे सेवल, जिसको डेस्मेट बोला जाता है, इस समूह के अंदर क्या है? डाइटम्स और सुनहरे सेवल डेस्मेट को रखा गया है। ये स्वच्छ जल, यानी ये स्वच्छ जल के अंतर्गत ये स्वच्छ जल और लवणीय समुद्र दोनों में पाए जाते हैं। यानी ये याद रखना है कि स्वच्छ जल और डाइटम और सुनहरे सेवल डैश में, ये स्वच्छ जल और लवणीय सेवल दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। ठीक है, डाइटम में कोशिकावृत्ति साबुनदानी के तरह इसी रूप दो अतिछादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है और जिस कारण से ये नष्ट नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार मृत डाइटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अपशेष बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा इस अवशेष को डाइटमी मृदा कहते हैं। डाइटमी मृदा क्या है? कि डाइटम के मृत अवशेष को डाइटमी मृदा कहा जाता है, जो कोशिका भित्ति होती है। कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों और सिरप की निस्संदेह और सम में किया जाता है। और समुद्र के मुख्य उत्पादक ये हैं। यानी ये याद रखना कर समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? क्राइसोफाइटा होते हैं। और एक ये है कि जो डेस्मेट होते हैं, सुनहरे शैवाल, बोल लवणीय जल में नहीं पाए जाते हैं ना, ये समुद्र में नहीं पाए जाती है ना। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं डायनोप्लेजेट। डायनोप्लेजेट में क्या हो? मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संपली होती है। मुख्यतः क्या हो? समुद्री एंड प्रकाश संपली होती हैं डायनोप्लेजेट। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर इन्हें पीले, हरे, भूरे और नीले और लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह सेलुलोज की कड़ी पट्टिका होती है। यहाँ की बाह्य सतह कैसी होती है? कोशिका भित्ति की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अधिकतर डायनोप्लेजेट में दो कोशिका होती हैं, जिसमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ होता है ना। दूसरा अनुप्रस्थ रूप से कोशिका भित्तियों के बीच में खांच में उपस्थित होते हैं। मतलब कि किसके अंदर? लंबवत और अनुप्रस्थ जो डायनोप्लेजेट में कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका भित्ति की पट्टिकाओं के बीच में खांच में उपस्थित होते हैं। प्राय लाल डायनोप्लेट की संख्या में विस्फोट होता है, जैसे समुद्र में लाल तरंगे, रेड टाइड बोल सकते हैं। कौन से? रेड डायनोप्लेट की संख्या में वृद्धि होने को बोला जाता है। इतनी बड़ी संख्या है जीव से निकलने जीव, इसके कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। गोनियोलेक्स डायनोप्लेट का एक उदाहरण है, गोनियोलेक्स। ठीक है, डायनोप्लेट का उदाहरण दिया गया है गोनियोलेक्स एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या ये उदाहरण क्या है? डायनोप्लेजेट का। ठीक है, डायनोप्लेजेट का है। यानी एक उदाहरण दे रखे हैं, डायनोप्लेजेट, यूग्लिना, अपंग, कवक और पैरामीसम। ठीक है, तो ये डायनोप्लेजेट का ये डायग्राम याद रखना कि ये किसका है? डायनोप्लेजेट का। ठीक है, अब यूग्लिनोइड्स में क्या है? यूग्लिनोइड अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं, जो कि स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत
पेलिकल होती है। यानी डायनोप्लेट और डायटम्स के अंदर तो क्या थी, कोशिका भित्ति थी, है ना, पर इसके अंदर कोशिका भित्ति ना होकर प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जो इसको पेलिकल कहते हैं, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। दो कसी कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर भी, ठीक है, इसमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है, ठीक है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषित होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के न होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों को शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब कि इनमें क्या हो कि दोनों उपस्थिति यानी प्रकाश संश्लेषी भी होती हैं, प्रकाश संश्लेषी एंड स्वपोषी। यानी ये याद रखना पड़ेगा कि डायनोप्लेट में क्या होता है, दोनों प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। डायनोप्लेट नहीं, यूग्लिनोइड्स के अंदर दोनों प्रकार का व्यवहार पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी एंड स्वपोषी, ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड पाए जाने वाले उच्च वर्णक पातों में उपस्थित वर्णों के समान होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी है। क्यों? क्योंकि जो पादपों में पाए जाते हैं ना वर्णक, उसी के समान वर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये याद रख सकते हैं, यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले उच्च वर्णक पादपों में वर्णकों के समान होते हैं। और ये सेकंड उदाहरण इसका है, डायनोप्लेजिलेट का है, यूग्लिनोइड, ठीक है। अब आता है सेकंड अपंग कवक। अपंग कवक के अंदर मृत पोषी प्रोटिस्टा बोला जाता है। अपंग कवक को क्या बोला जाता है, मृत पोषी प्रोटिस्टा। ये सड़ती हुई टहनी पत्तों के साथ गति करती हुई जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये पत्ती के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनता है, प्लाज्मोडियम बनता है, ठीक है, जो कई फीट लंबाई का तक हो सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर विकर का सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। और इन बीजाणुओं का परिचय वायु में होता है ना, वायु के साथ होता रहता है। जो बीजाणु बनते हैं ना किसके, अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनेगा, प्लाज्मोडियम बनाएंगे। अपंग कवक प्रोटिस्टा अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाएगा क्या, बीजाणुयुक्त फलनकाय। और ये वायु के साथ उड़ते हैं, ठीक है, वायु के साथ इनका प्रक्षेपण होता है। यानी जो कहीं भी जाएंगे ना तो किसके साथ जाएंगे, ये वायु के साथ जाएंगे, है ना। अब आगे है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। यानी यहाँ पे कि सभी, यानी ये वर्ड है कि सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। जो परभक्षी के रूप में हो सकते हैं और परजीवी यानी दूसरे के शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, और परपक्षी यानी किसी के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। ये लाइन भी एक इम्पोर्टेंट होगी कि ये प्राणियों के पुरातन यानी पुराने संबंधी है, ठीक है, क्योंकि इन जैसे कि जन्म लेता है कोई, तो क्योंकि परजीवी का मतलब ये होता है कि ये परजीवी के अंदर रहेगा, तो मतलब कि ये पुरातन संबंधी रहेगा। क्योंकि प्रोटोजोआ प्राणी हैं तो प्रोटोजोआ भी होगा ही होगा, इसलिए इसको पुरातन संबंधी बोला गया है, ठीक है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूह में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है, ये स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा तीनों जगह पाया जाता है। याद रखना कि अमीबीय जो प्रोटोजोआ है ना, वो कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ जल के अंदर, समुद्री जल के अंदर और नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपातों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनमें समुद्री प्रकारकों की सतह पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं, क्योंकि 3 जगह पाया जाता है ना, कहाँ, स्वच्छ जल के अंदर, समुद्री जल और नम मृदा में। तो समुद्री प्रकार है ना, उसकी सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, याद रखना। और इसका उदाहरण का है एंटमीमा परजीवी होता है, ठीक है। अब कसाबिका प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छ और परजीवी होते हैं, स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसावा पाया जाता है, क्योंकि कसावी का पाए जाने के कारण इसको कसावी का बोला जाता है। और अमीबिया प्रोटोजोआ में क्या बनता है, कूटपात बनते हैं, ठीक है, याद रखना। परजीवी कसावी का प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है, जैसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होता है, वो ट्रिपनोसोमा से होती है। कौन सी बीमारी, निद्रालु बीमारी होती है, मतलब नींद आने वाली बीमारी होती है, ट्रिपनोसोमा से होते हैं। और पक्षमावी प्रोटोजोआ, ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी थे। यहाँ से यह क्योंकि अत्यंत सक्रिय, क्योंकि जो पक्षमावी होते हैं वो छोटे आकार की होती हैं, वो तेज गति से गति करती हैं, जबकि कसावी का लंबी आकार की होती है, वो धीरे धीरे गति करती हैं। क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें एक बुआ यानी ग्रेसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाप की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेजा जाता है। उदाहरण पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम किसमें, पक्षमावी कसाबिका, पक्षमावी प्रोटोजोआ पैरामीशियम, ठीक है। ट्रिपनोसोमा कौन सा, कसाबिका प्रोटोजोआ है। और एंटमीबा क्या है, अमीबिया प्रोटोजोआ है। इसमें तो पता चलेगा एंटमीबिया तो अमीबिया प्रोटोजोआ, ठीक है।
जबकि पैरामीशियम को पी से मतलब पैरामीशियम के से पी यानी पी से मतलब कि पक्षमावी, ठीक है, पक्षमावी मतलब कि पी से पैरामीशियम हो गया, ठीक है। और ट्रिपनोसोमा खसावी का हो गया बचा हुआ। अब स्पोरोजोआ, इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु होती है। याद है, संक्रमण करने बीजाणु यानी मलेरिया वाला बीजाणु। तो इसमें यह कि मलेरिया परजीवी क्या है, एक तरह का स्पोरोजोआ जो प्लाज्मोडियम कुख्यात होता है, ठीक है, मलेरिया के लिए। इसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें कवक फंजाई होती है।